हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम, जो कि जी मेन 2020 का प्रॉब्लम होगा। इसका ऑलरेडी एक एपिसोड जा चुका है, आज है इसका सेकंड एपिसोड। सो चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम, आज का पहला प्रॉब्लम है हमारा। A charged particle, mass m and charge q, moves along x axis with velocity v naught। तो एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है m, चार्ज है q, और ये x एक्सिस के अलोंग चल रही है विद वेलोसिटी v naught। When it passes through the origin, it enters a region having uniform electric field E equals minus EJ। तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, जब ये पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस करती है तो उसके बाद ये एक ऐसे रीजन में एंटर करती है एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हुए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दिया गया E इक्वल्स माइनस ईजे। माइनस ईजे का मतलब मैग्नीट्यूड है E और उसकी डायरेक्शन है नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगी, है ना। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के रोल में है। जैसे कोई बॉल अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो करते हैं तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो इसका पाथ ऐसे पैराबोलिक हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जो थ्रो किया गया विद वेलोसिटी v नोट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिसकी वजह से फोर्स हो जाएगी QE। तो इसका भी पाथ डेफिनेटली ऐसे पैराबोलिक होगी। ऑलराइट, इतना तो क्लियर है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द स्पेस नहीं है, ये लिमिटेड रीजन में है which extends up to x equals d। केवल x equals 0 से x equals d के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बाद नहीं है। तो सो ये जो पैराबोलिक पाथ है ये कंटिन्यू करेगा अप टिल x equals d, ठीक है, अप टू x equals d, ठीक है। उसके बाद पाथ क्या होगा, तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद उस पर फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है। तो फोर्स नहीं लगेगी तो जिस वेलोसिटी से x इक्वल डी को वाले रीजन से बाहर जाएगी उसी वेलोसिटी से वो चलती रह जाएगी। उसके बाद उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन पर ही चलती रह जाएगी। तो आपसे यही पूछा गया कि इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रीजन x ग्रेटर देन d इज। सो इस डायग्राम को मैं फिर से इधर बना रहा हूं। यह एक्स एक्सेस, ये पार्टिकल यहां से चलना शुरू की v नोट वेलोसिटी से, तो इसके बाद इसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा बिकॉज इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहे कितना QE। फाइन। तो सपोज ये पॉइंट है A, ये B पॉइंट पर आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से बाहर निकल रही है। तो यहां पे जब बाहर निकलेगी तो उस समय इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। सो इसका एक कंपोनेंट x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है जितना होगा उसी लाइन पे ये चलती रहेगी, यही पाथ इसका होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से बाहर निकलने के बाद। तो सो इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले बी का कोऑर्डिनेट हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और बी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। ये एंगल फाइंड कर लेंगे, ये एंगल कितना है, ठीक है, या स्लोप कह सकते हैं, स्लोप कितना है। स्लोप अगर पता होगा तो इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, तो और ये पॉइंट बी पता है, तो पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म से हम लोग इसका इक्वेशन बता सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट एक्स बी एंड वाई बी। तो वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है ये चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स नहीं है। सो वी एक्स इक्वल्स वी नॉट होगा। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स है अप टू दिस पॉइंट बी, बी तक ये फोर्स एक्ट कर रही है, तो वी वाई चेंज होगी, ठीक है। तो पहले वाई एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो बी का है वो तो डी है, वाई कोऑर्डिनेट बी का क्या होगा, तो ये हो जाएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला से। यू तो है नहीं, जीरो वाई डायरेक्शन में, तो हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, बट ये टी नहीं पता तो टी फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है डी, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी इक्वल्स वी एक्स इंटू टी, और वी एक्स कितना है वी नोट, तो वी नोट इंटू टी। तो सो ये टाइम हो जाएगी
डी बाय वी नोट। और जब ये टाइम मिल गया तो इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y कोऑर्डिनेट b का हो जाएगा हाफ एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना है, फोर्स q e डिवाइडेड बाय मास m, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स है इसलिए माइनस इंटू टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाय वी नोट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू ई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m वी नोट स्क्वायर। तो सो बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। ठीक है, इस बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है, फाइन। और बी पॉइंट पे वेलोसिटीज कितना है वो पता करना है। तो वेलोसिटीज एक तो ये vx इक्वल्स v नोट होगा ही, उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy इज uy प्लस ayt। तो uy इज 0, ay इज माइनस क्यू ई बाय एम, और टाइम t है d बाय वी नोट, सो माइनस क्यू ई डी डिवाइडेड बाय एम वी नोट। तो इस तरह से वेलोसिटीज का x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट मिल गया, b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट मिल गया। तो अब आप लिख सकते हो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई बी डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स बी इक्वल्स स्लोप। तो वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग स्लोप क्या होगा, वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। ठीक है, वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट। बस यही हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ होगा, इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो y माइनस वाई बी कितना है, तो माइनस क्यू ई डी, तो प्लस हो जाएगा क्यू ई डी स्क्वायर बाय 2m वी नोट स्क्वायर इक्वल्स y कोऑर्डिनेट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो माइनस क्यू ई डी बाय m वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सॉरी ये वी नोट स्क्वायर ने वी नोट है सिर्फ, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नोट। तो ये हो गया, और साथ ही साथ x माइनस एक्स भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x भी कितना है d, तो x माइनस डी। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो y इक्वल्स माइनस क्यू ई डी स्क्वायर बाय 2m वी नोट स्क्वायर, और ये भी माइनस क्यू ई डी बाय 2 नहीं m वी नोट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस डी। अब इसमें जो कॉमन है वो आप कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन क्यू ई डी डिवाइडेड बाय एम वी नोट स्क्वायर, कॉमन क्यू ई डी डिवाइडेड बाय एम वी नोट स्क्वायर, तो बचेगा माइनस डी बाई 2 माइनस एक्स प्लस डी। तो अल्टीमेटली हो जाएगी क्यू ई डी डिवाइडेड बाय एम वी नोट स्क्वायर इंटू डी बाई 2 माइनस एक्स। तो प्रॉपरली सॉल्व करने में देखो इतना समय लगा। ऑलराइट, सो हमारा आंसर जो है वो आप समझ गए होगा कौन सा होगा, वो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ये है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर है डी। ठीक है, काफी लंबा हो गया ना। बट समटाइम्स अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, तो ये बहुत ही आसानी से आप गेस कर सकते हो कि हमारा आंसर डी होगा, क्योंकि हम लोग पाथ से जानते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, जब ये पहुंचेगी तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव होगी। ठीक है, y कोऑर्डिनेट भी इसकी नेगेटिव होगी। तो एट x इक्वल्स डी y कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव होने वाली है। अब देख लो किस में x इक्वल्स डी पे y नेगेटिव है, इसमें x इक्वल्स डी रखेंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें भी x इक्वल्स डी रखेंगे y पॉजिटिव, इसमें x इक्वल्स डी रखेंगे y इक्वल्स 0, इसमें x इक्वल्स डी रखेंगे तो y लेस देन 0 हो जाएगा। सो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो तो। ठीक है, तो बट ऐसी चीजें एग्जाम में ट्राई करने के लिए जरूरी होता है कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आप घर पे सॉल्व करो, अपने से करो, और उसके बाद ये सब एलिमिनेशन मेथड यूज करो, तो प्रैक्टिस किया रहेगा तो जाके आप एग्जाम में ये आप अप्लाई कर सकते हो इजीली। ऑलराइट, तो आइए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, if 5 microfarad capacitor is charged, a 5 microfarad capacitor is charged fully by 220 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected in series to another uncharged 2.5 microfarad capacitor. If the energy change during the charge redistribution is x by 100 joule, then value of x to the nearest integer is, तो एक 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का चार्ज है, ठीक है, इसको 220 वोल्ट से चार्ज किया गया, तो दिस C1 इज 5 माइक्रोफेराड और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया वो है 220 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर पे कुछ चार्जेज आ जाएगी, इधर प्लस और माइनस, कितना, फ्यू इक्वल्स C1 टाइम्स V1, चलो इसे V1 निकालते हैं, तो ये V1 है, फाइन। अब क्या गया, इस सेल को हटा दिया और इस 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के सीरीज में एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो जब दो ही कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड हो जिसका कैपेसिटेंस है 2.5 माइक्रोफेराड, तो 2.5 माइक्रोफेराड और ये ऑलरेडी 5 माइक्रोफेराड का, तो 5 माइक्रोफेराड के इस वाले प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज थे और इस पे नेगेटिव, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसको सीरीज या पैरेलल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जिस पे पॉजिटिव वाला कनेक्शन है, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कुछ आ जाएगी, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसमें कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, सो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से होगी कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो लेट दिस पोटेंशियल बी V, ये कॉमन पोटेंशियल कितना है, V है, और इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये कितना होगा, तो ये एक्चुअली में दोनों पैरेलल में, भले दोनों को आप कह रहे हो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक से दूसरे को कनेक्ट करेंगे और यहाँ कनेक्शन आपस में इस तरह से फिर बंद कर देना है, ठीक है, तो ये पैरेलल ही हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट दोनों का एडिशन हो जाएगा कितना, 7.5 माइक्रोफेराड। टोटल चार्जेस तो अब भी इतना ही है, इसी C1 V1 के इक्वल है, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय C इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से कॉमन पोटेंशियल फाइंड कर सकता है। तो हमें पूछा गया कि कितना एनर्जी में लॉस हुआ, ठीक है, तो लॉस इन एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 V स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी, तो फाइनली सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी, टोटल चार्ज है Q, तो Q स्क्वायर बाय 2C इक्विवेलेंट, ठीक है। इन दोनों का इक्विवेलेंट है 7.5, उस पर टोटल चार्ज है यही Q, सो Q स्क्वायर बाय 2C, ये भी एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है, तो इसका यूज कर ले। सो हाफ C1 5 माइक्रोफेराड इंटू V स्क्वायर 220 इंटू 220 माइनस Q स्क्वायर, तो Q है C1 V1, C1 है 5 माइक्रोफेराड इंटू 220, तो ये हो जाएगा 1100 माइक्रोकूलम, 1100 माइक्रोकूलम। सो 1100 इंटू 1100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7.5। तो ध्यान रहे कि ये माइक्रोफेराड में है, ये माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम माइक्रोफेराड, तो ये आंसर हमारा माइक्रो जूल में आएगा, ठीक है, फिलहाल माइक्रो जूल है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 110 और तो 110 गुना 5 गुना 220 1100 माइनस ये हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15, तो 1100 गुना 1100 डिवाइडेड बाय 15 माइक्रो जूल, तो 11 गुना 11 121 गुना 10 का पावर 3 माइनस 121 गुना 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 15 गुना 10 का पावर माइनस 6, इतना जूल होगा, जो कि दिखा गया है कितना, x बाय 100। तो इसमें जो ये 10 का पावर 3 है तो उसको बाहर कर लें और 121 को भी बाहर कर लेते हैं, 121 गुना 10 का पावर 3, तो 1 माइनस 10 बटे 15 गुना 10 का पावर माइनस 6, और ये बराबर कर रहा है x बाय 100। तो इससे x का वैल्यू फाइंड कर लें, कितना आएगा, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 5 0 माइनस 1, तो 10 बचेगा, तो 121 बाय 10 इंटू
5/15, तो 5 दिया 15, 121/30, ठीक है। तो ये 4.033 होगा। ऑलराइट, ये 4.033 आंसर आएगा। तो ये रिस्पॉन्स टाइप वाला था, आपको खुद से आंसर फिल करने वाला था क्वेश्चन। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम डेफिनेटली आप हर जगह सॉल्व करते रहते हो, बस कैलकुलेशन है, दैट्स इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a small point mass carrying some positive charge on it is released from the edge of a table। यहाँ पे दिखाएगा डायग्राम में, एक टेबल के एज पे एक चार्ज रखी हुई है और वहां से उसे रिलीज किया गया है। देयर इज a uniform electric field in this region in the horizontal direction। horizontal direction में आप देख सकते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। which of the following options then correctly describe the trajectory of the mass, curves are drawn schematically and are not to scale। तो बता रहा है कि कौन सा ग्राफ इसमें से उसके ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। एक्स वाई प्लेन में जो प्लॉट अगर इसके पाथ का किया जाए तो वो पाथ किस तरह का होगा, ए जैसा, बी जैसा, सी जैसा या डी जैसा। तो ये चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, और इससे लगने वाला फोर्सेस कौन है। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगी QE, दूसरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, और ये दोनों फोर्स कांस्टेंट है। तो सो इसका जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में होगी, और ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √QE² प्लस mg का होल स्क्वायर। और रिजल्टेंट की जो ये डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में इनिशियली ये एक्सेलेरेट करना शुरू करेगी। तो चूंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सो इसकी जो पाथ है वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। क्यों होगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब इनिशियली रेस्ट में है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, और जब इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो फिर उसका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ऑलराइट, तो सो इसकी पाथ होगी स्ट्रेट लाइन, यही लाइन होगी एक्चुअली। तो सो इस तरह का डायग्राम कौन सा है, ऑप्शन सी। तो काइनेमेटिक्स में ये फैक्ट आप जरूर पढ़ते होंगे, जैसे एक बॉल है, बॉल को ऊपर से यहां से ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो केवल एक ही फोर्स एक्ट कर रही है mg, तो इसके अंदर इसका पाथ कैसा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जब बॉल अगर हम लोग वर्टिकली अप भी थ्रो करते हैं, अगर बॉल को वर्टिकली अप आप थ्रो करो विद वेलोसिटी u, तो इस पे एक ही फोर्स लग रही है mg। तो जब फोर्स की लाइन और इनिशियल वेलोसिटी की लाइन सेम हो तो फिर पाथ स्ट्रेट लाइन वही लाइन होगी, और अगर पार्टिकल रेस्ट में हो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी लाइन पर पार्टिकल चलेगी, उसका पाथ अगेन स्ट्रेट लाइन होगा। सो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, a charge q is distributed over two concentric conducting thin spherical shells, radii small r and capital R, जहां पे कैपिटल R बड़ी है स्मॉल r से। तो टोटल चार्ज q को दो स्फेरिकल सेल पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक, दोनों कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर कॉमन है। If the surface charge densities on the two cells are equal, the electric potential at the common center is। कॉमन सेंटर पे यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना। तो मान लेते हैं इनर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है σ1 इनर शेल पे, आउटर शेल पे चार्ज डेंसिटी है σ2, तो दोनों मिला के टोटल चार्ज है कैपिटल Q। तो इनर सेल का चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr², आउटर का σ2 इंटू 4πr², ये बराबर टोटल चार्ज Q। सो और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द टू सेल्स आर इक्वल। तो सो सिग्मा दोनों में कॉमन, 4π दोनों में कॉमन, r² प्लस r² इक्वल्स Q। तो ये चार्ज डेंसिटी दोनों का एक्चुअली में क्या है, सिग्मा सेम है। तो सो सिग्मा इससे मिल जाएगा Q/4π टाइम्स r² प्लस r²। ऑलराइट, अब कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल
एट द सेंटर। तो दोनों शेल का वो सेंटर ही है, मतलब इनसाइड का पॉइंट है। स्फेरिकल शेल के लिए पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए तो इनसाइड पॉइंट पे, इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, बराबर होता है किसके? जितना कि सरफेस का पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो जो इनर सेल है इसकी वजह से सेंटर का पोटेंशियल कितना, तो जितना उसका खुद का पोटेंशियल है, तो खुद का पोटेंशियल कितना, तो के उसका चार्ज, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस आर, के क्यू बाय आर। ध्यान रखें फॉर्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस आर, सो के क्यू बाय आर, प्लस आउटर शेल की वजह से अगेन तो के उसका चार्ज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस आर। सो इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है, तो k टाइम्स सिग्मा 4 पाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो k हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा टाइम्स 4 पाई जहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू r प्लस r, ये हो जाएगा सेंटर का पोटेंशियल। ऑलराइट, तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, यही है हमारा आंसर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट r प्लस r बाय r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टाइम्स कैपिटल Q। नेक्स्ट, a 10 microfarad capacitor is fully charged to a potential difference of 50 volt. After removing the source voltage, it is connected to an uncharged capacitor in parallel. Now the potential difference across them becomes 20 volt. The capacitance of the second capacitor is, तो पहले तो एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसे चार्ज किया गया विथ ए पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट, फिर उसे हटा दिया बैटरी को और इसे एक अनदर कैपेसिटर के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट किया। तो अब कह रहा है कि इसका जो कॉमन पोटेंशियल है वो है 20 वोल्ट, ये 10 माइक्रोफैराड और इसका कैपेसिटेंस पता नहीं कितना, तो लेट इट बी सी। तो कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर इज, सेकेंड वाले का आपको कैपेसिटेंस बताना है। सिंपल है, इसका जो चार्ज है कितना आएगा, Q इक्वल्स CV, तो C है 10 इंटू 50, तो 500 माइक्रो कूलम। यही 500 माइक्रो कूलम चार्ज ये दो हिस्से में क्या होगा, बढ़ जाएंगे दोनों पे, इस तरह से ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो चार्ज टोटल है Q 500 माइक्रो कूलम, कॉमन पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो सो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो C इक्वल्स Q बाय V, तो 500 डिवाइडेड बाय 20, दैट मीन्स 25 माइक्रो फैराड। और इस सिस्टम में दो पैरेलल कैपेसिटर कनेक्टेड, दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल्स 25 माइक्रो फैराड, तो सो C इक्वल्स 15 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो इट्स सो सिंपल, बस आप टोटल चार्ज निकाल लो, वही टोटल चार्ज इस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लो, और इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है C1 प्लस C2, तो उससे आपको सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मिल जाएगा। सो हमारा आंसर है 15 माइक्रो फैराड। नेक्स्ट वन, two isolated conducting spheres S1 and S2 of radius 2r/3 and r/3 have 20 microcoulomb and -3 microcoulomb charges respectively. तो दो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है S1 एंड S2, एक की रेडियस है 2r/3 और दूसरे की रेडियस है r/3, एक पर चार्ज है Q1 प्लस 12 माइक्रोकूलम और दूसरे का चार्ज है Q2 -3 माइक्रोकूलम, एंड आर एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, तो सो एक दूसरे के चार्जेस को अफेक्ट
नहीं कर रहा। दे आर नॉट कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। अब क्या कर रहे हैं, इस दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, वायर से कनेक्ट करने के बाद चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगी इस तरह से ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो a long time after this is done, the charges on S1 and S2 are respectively। इसके काफी देर बाद अब इस दोनों पे चार्जेस कितना कितना है, मान लेते हैं इसका चार्ज है Q1 और इसका स्मॉल Q2। S1 पे चार्ज है स्मॉल Q1 और S2 पे चार्ज है स्मॉल Q2। लेकिन ये दोनों जो चार्जेस है Q1 और Q2 ये टोटल चार्ज के बराबर है, दैट इज Q1 प्लस कैपिटल Q2, यही टोटल चार्ज है। ठीक है, सो 12 माइनस 3 12 माइनस 3 9 माइक्रोकूलम का टोटल चार्ज इस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना है। टोटल चार्ज है 9 माइक्रोकूलम, उसी को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो पोटेंशियल सेम होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो आप जानते हो कि स्फेरिकल कंडक्टर भी एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, जिसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस है आर तो उसकी कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर उसका पोटेंशियल है वी तो उस पर चार्ज हो जाता है Q इक्वल C टाइम्स V, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टाइम्स V। तो अब इस दोनों कंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों में ये टर्म सेम है। तो कह सकते हैं कि जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट होगी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो बड़ा है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका रेडियस बड़ा उस पर ज्यादा चार्ज आएगी, जिसका रेडियस कम है उस पर कम चार्ज आएगी। तो सो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो Q1 बाय Q2 मीन्स R1 बाय R2। R1 है 2R/3, R2 है R/3। so ये 2:1 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो कितना, तो 9 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज है, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होना है। तो बताओ 2:1 के रेशियो में 9 माइक्रोकूलम का वैल्यू कितना होगा अलग अलग, तो 2 1 3 3 मीन्स 9, सो 1 मीन्स 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो पहले पे आएगी 6 माइक्रोकूलम का चार्ज कूलम और दूसरे पे आ जाएगी 3 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है यूजफुल है, ये अगर शुरू में ही हम लोग इस पे फोकस करते तो बस 5 सेकंड में हमारा आंसर आ जाता है कि नहीं। क्यों, टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल है 12 माइनस 3 9 माइक्रोकूलम, और ये चार्जेस जो दोनों पे रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद होगी वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो रेडियस के प्रोपोर्शनल होगी, तो एक का रेडियस है 2R/3, दूसरे का R/3, तो रेडियस का रेशियो 2:1, तो चार्जेस का भी रेशियो 2:1। सो इससे आप इसको 2:1 में डिवाइड कर दोगे तो 6 एंड 3 माइक्रोकूलम आंसर आ जाएगा। तो इट्स सो सिंपल। तो 6 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए, 6 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम। तो पहले मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया, उसके बाद आप देख सकते हो शॉर्टकट 5 सेकंड का ये सवाल है। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये 5 सेकंड में बनने वाला है। नेक्स्ट वन, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द टोटल चार्ज इज 750 माइक्रोकूलम and the voltage across capacitor C2 is 20 volt। तो टोटल चार्ज 750 माइक्रोकूलम, ये जो सेल हमारा है इससे आया है 750 माइक्रोकूलम। C2 के क्रॉस पोटेंशियल दिया गया 20 वोल्ट। तो टोटल चार्ज 750 माइक्रोकूलम। तो चार्ज ऑन C3 कितना होगा, चार्ज ऑन C3, C2 का क्रॉस पोटेंशियल 20 है तो C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, सो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो ये हो जाएगा C3 गुना पोटेंशियल 20, तो C3 है 8 गुना 20 160 वोल्ट, 160 वोल्ट लेवल के माइक्रोकूलम। तो बैटरी ने टोटल चार्ज दिया 750,
तो यहाँ पे है 750, इस पे है -750, तो इस दोनों प्लेट का भी दोनों मिला के कितना हो जाएगा 750 माइक्रो कूलम, जिसमें से C3 पर कितना है 160 माइक्रो कूलम। तो सो चार्ज ऑन C2 कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस टोटल है 750, जिसमें से C2 पर चले गया, सॉरी C3 पे चले गया 160, तो C2 पे बचा कितना, तो 750 माइनस 160। ऑलराइट, तो घटा दें कितना आएगा 590 माइक्रो कूलम। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी 590 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट वन, concentric metallic hollow spheres of radii r and 4r hold charges q1 and q2 respectively। तो सो दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फेयर्स है जिसके रेडियाई r एंड 4r है, इसके रेडियस r है और बाहर वाले की रेडियस जो है वो कितनी है, तो 4r है। इनर वाले पे चार्ज है q1 और आउटर वाले पे चार्ज है q2। Given that surface charge densities of the concentric spheres are equal, the potential difference Vr minus V4r is। तो सो दोनों स्फेयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, Vr का मतलब क्या हो गया कि Vr मतलब इसका पोटेंशियल, V4r का मतलब इसका पोटेंशियल, सो दोनों स्फेयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट Vr ये कितना होगा। तो इनर वाले स्फेयर का पोटेंशियल क्या होगा, तो खुद के चार्ज के वजह से क्या होगा, तो k q1 बाय r। ये q2 जो है इसके वजह से क्या होगा, तो इसके लिए ये पॉइंट इनसाइड में है, तो इनसाइड उतना ही होता है जितना कि खुद का होता है, सरफेस का होता है, तो प्लस k q2 डिवाइडेड बाय उसका रेडियस कितना है 4r। इसका खुद का पोटेंशियल k q2 बाय 4r होना है अपने चार्ज q2 की वजह से, तो अंदर में यहां पर भी उतना ही आएगा। ये तो Vr हो गया। सिमिलरली V4r, तो Q1 के लिए ये आउटसाइड का पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए k q बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से डिस्टेंस 4r है, तो k q1 बाय 4r। और Q2 की वजह से खुद का पोटेंशियल, तो ये k q2 बाय 4r ही होगा। अब इस दोनों का डिफरेंस ले लेना है, तो ये कैंसिल हो गया। So Vr minus V4r equals KQ1 by R into 1 minus 1 by 4. So 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R into 3 by 4। तो सो ये आप देख लो कौन सा आंसर आएगा, 3Q1 by 16 pi epsilon naught R। ऑप्शन B 3Q1 by 16 by epsilon naught R। Fine. Next, two charged thin infinite plane sheets of uniform surface charge density sigma plus and sigma minus, where magnitude of sigma plus is greater than magnitude of sigma minus, intersect at right angle। तो दो थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक का चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस है, दूसरे का चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस है, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज शीट है। बट पॉजिटिवली चार्ज शीट पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिवली चार्ज शीट। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सिस्टम। कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। लेट्स से ये है सिग्मा प्लस वाले सेट, फाइन, ये है सिग्मा माइनस वाले सेट। तो चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सीट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सीट, परपेंडिकुलर टू द सीट, और अगर नेगेटिवली चार्ज सीट है तो टुवर्ड्स द सीट, बट वैल्यू वही सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बेसिक है, तो उसी का यूज करेंगे हम लोग। किसी भी पॉइंट पे जैसे यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉजिटिवली चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिवली चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
तो ये तो भाई टुवार्ड्स द सीट इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे होना। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कांस्टेंट है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अपने अपने हिसाब से, सिग्मा प्लस बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी पॉइंट पे जैसे यहाँ पर देखें तो अगेन यही फील्ड मिलेगा। तो अगर इसको हम लोग आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है। बट एक बात का ध्यान रखना, इसकी जो स्लोप है उस स्लोप का क्या होगा। तो कौन सा कंपोनेंट बड़ा है इसमें, ये वाला बड़ा है क्योंकि सिग्मा प्लस बड़ी है। तो इसको थोड़ा बड़ा अगर हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूं, ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट जो है बड़े वाले की तरफ इंक्लाइंड होगी ज्यादा। तो इसलिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह की आनी है। ठीक है, ये एंगल बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे टर्मिनेट किया। नीचे की तरफ भी ऐसे, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे टर्मिनेट किया। यहां से भी पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे टर्मिनेट किया, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे टर्मिनेट किया। तो ऑप्शन ए और बी दोनों का डायग्राम मोर और लेस एक जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि बी में ये एंगल 45 इक्वल दिखाया गया है और ए में दिखाया गया है कि पॉजिटिव के साथ एंगल बड़ा है, नेगेटिव के साथ एंगल छोटा है। सो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि ये दिया गया सिग्मा प्लस ग्रेटर देन सिग्मा माइनस। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम होती तो हमारा आंसर बी होता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे डायग्राम में कि कौन सी चार्ज डेंसिटी बड़ी है उसके हिसाब से स्लोप डिसाइड होगा। सो आवर आंसर इज हियर ए। अब बाकी सारे ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है, आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। वैसे ये लूप नहीं है, इसका जो डायरेक्शन है आप देखोगे तो ऐसे है, ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है, ऐसे है। तो इस तरह के पॉसिबल नहीं है क्योंकि फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो बदलने वाला नहीं है। नेक्स्ट वन, a 2-point charges 4q and minus q are fixed on the x-axis at x equals minus d by 2 and x equals plus d by 2 respectively। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि दो चार्जेस को फिक्स किया गया एट x इक्वल्स माइनस डी बाई 2, तो माइनस डी बाई 2 पे कितना 4q और प्लस डी बाई 2 पे कितना तो माइनस q। फाइन, if a third point charge q is taken from the origin to x equals d, एक तीसरा चार्ज को इस origin से x equals d पे लाया गया, ये है x equals d। इस तरह से एक तीसरे चार्ज को ले जाया जा रहा है along the semicircle as shown in the figure, the energy of the charge will, उस तीसरे चार्ज की टोटल एनर्जी का क्या होगा, वो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा। तो लेट्स फाइंड इट आउट। तीसरे चार्ज को जो हम लोग मूव करा रहे हैं तो इस प्रोसेस में जो वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क इज q टाइम्स डेल्टा v। ठीक है, दैट वर्क शुड बी q टाइम्स डेल्टा v। सो q टाइम्स v2 माइनस v1। फाइन, q टाइम्स v2 माइनस v1। एक तो ये यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग कर सकते हैं कि जब ये ऑरिजिन पे थी तो उस समय सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और जब यहाँ पे आ गए तो उस समय सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख लें और उसका डिफरेंस ले लें। ठीक है, ठीक है, W इक्वल्स डेल्टा U, तो वही हमारा एनर्जी में चेंज होगा, प्लस आया तो इंक्रीज और माइनस आया तो डिक्रीज। ठीक है, तो या फिर ये कर सकते हैं W इक्वल्स डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हम लोग फाइंड करते हैं। इस सिस्टम में ये प्लस 4q सिस्टम है, ये जो हमारा प्लस 4q है और ये माइनस q, इसका पोजीशन तो चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली चार्ज 3 है, 3 पेयर बनेगा जिसमें से इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाला नहीं है, जितना इनिशियली है उतना ही फाइनली है। तो उस पेयर को छोड़ देते हैं। अब बचा कौन सा पेयर, एक होगा 4q स्मॉल q और दूसरा माइनस q एंड q, इस पेयर का।
तो फिर इस माइनस क्यू प्लस क्यू पेयर का पोटेंशियल एनर्जी देखें। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। चार्ज का पेयर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस पर ध्यान देंगे। अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का चेंज हो रहा है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो सो माइनस क्यू क्यू पेयर, जब माइनस क्यू और क्यू यहाँ पे थी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस d/2, फिर माइनस क्यू यहाँ और क्यू यहाँ है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये भी d/2। तो सो इनिशियली और फाइनली इस पेयर का भी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। तो सो एक ही पेयर है ये 4q वाला जिसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस से चेंज हो रही है। तो इस पेयर का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 4q और q। 4q और q के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा, तो d/2 3d/2। तो सो k 4q into q डिवाइडेड बाय 3d/2 माइनस, जब इनिशियली यहां पर और यहां पे था तो दोनों के बीच का डिस्टेंस d/2। तो सो k 4q into q डिवाइडेड बाय हाउ मच, d/2। यही हमारा आंसर होगा। ध्यान दें इस सिस्टम में 3 चार्ज है, मतलब 3 पेयर बनेगा। 3 पेयर में से एक पेयर तो फिक्स्ड है 4q एंड q, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाला नहीं है। एक और पेयर ऐसा है जिसके इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है, कौन सा, तो ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू वाला। बिकॉज माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का ये डिस्टेंस इनिशियली और फाइनली सेम है, इसलिए उसके पोटेंशियल एनर्जी में कभी कोई चेंज नहीं आया। तो सो रिमेनिंग इज ओनली 4q एंड दिस q जो मूव करा रही है। तो इनिशियली ये डिस्टेंस d/2, फाइनली ये 3d/2। तो केवल उसी के पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस ज्यादा इजियर होता है, बस आपको ध्यान देना है कौन सा चेंज हुआ और कौन सा चेंज नहीं हुआ। तो सो 1/4πε0 बाहर, उसके बाद 4q² भी बाहर, ऑलराइट, और ये d/2 भी बाहर, तो बचा 1/3 माइनस 1। फाइन, तो अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो 4πε0 को तो रहने दें, 1/4πε0 टाइम्स 2 ऊपर, तो 8q² d इंटू ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, -2/3। तो अब इसमें आप देखो कि कौन सा आंसर आने वाला है। तो 4 दूने 8, तो -4q²/3πε0 d। तो -4q²/3πε0 d, तो माइनस बताता है डिक्रीज। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में इतनी डिक्रीज हुई, तो हमारा आंसर होगा सी, डिक्रीज बाय 4q²/3πε0 d। फाइन, पोटेंशियल के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, तो आपको फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। जैसे इस पॉइंट पे -q और 4q का पोटेंशियल, इस पॉइंट पर भी -q और 4q का पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस ले और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट, a particle of charge q and mass m is subjected to an electric field E equals E naught into 1 minus ax square in the x direction where a and E naught are constants। तो एक चार्ज पार्टिकल है q जिसका मास है m, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया E इक्वल्स E नोट इंटू 1 माइनस ax स्क्वायर, ये x डायरेक्शन में है, जिसमें a और E नोट कांस्टेंट है। इनिशियली द पार्टिकल वाज एट रेस्ट एट x इक्वल 0, तो एट t इक्वल 0, x कह रहा है 0 है और उसके वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। तो other than the initial position, the kinetic energy of the particle becomes 0 when the distance of the particle from the origin is। इनिशियली रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इस इनिशियल पोजीशन को छोड़ के किस अदर पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 होने वाली है, ये आपको बताना है। तो सो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी वजह से पार्टिकल पे एक फोर्स लग रही है, फोर्स होगी चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज टाइम्स E नोट इंटू 1 माइनस ax स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से
फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को या तो dv बाई dt लिखो, या फिर हम लोग लिख सकते हैं v dv बाई dx। यहाँ इसका यूज नहीं करेंगे बिकॉज टाइम वाला फंक्शन नहीं पूछा जा रहा है, तो सो हम लोग यूज कर लें v dv बाई dx, बिकॉज q e नोट इंटू 1 माइनस ax स्क्वायर। सो इसी को आप इंटीग्रेट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, mv dv इसका इंटीग्रेशन, बिकॉज q e नोट 1 माइनस ax स्क्वायर dx। तो x हमारा होगा 0 से x, तो x जब 0 है तो इसकी वेलोसिटी भी 0 थी, x पे वेलोसिटी मान लेते हैं v। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो m v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, सो v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट तो 0 है, 0 देगा, बिकॉज q e नोट dx का इंटीग्रेशन x और अपर लिमिट x माइनस 0 से x माइनस a x स्क्वायर dx x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3, लिमिट 0 टू x रखेंगे तो भी यही मिलेगा। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब कर रहा है इनिशियल पोजीशन को छोड़कर किस अदर पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी को 0 करने का मतलब हुआ q e नोट टाइम्स x इंटू 1 माइनस ax स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स 0। तो x बराबर 0 हो सकता है, बट वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो उसको छोड़ दें, तो इसको 0 कर देता है, तो 1 माइनस ax स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स 0। सो x स्क्वायर इक्वल्स 3 बाई a, सो x इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई a। सो ये हमारा आंसर होगा अंडर रूट 3 बाई a। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई a। फाइन, नेक्स्ट। ऑलराइट, तो इतना ही प्रॉब्लम था इस एपिसोड में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें, पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो और भी हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक हमने 2001 से 2019 तक का प्रॉब्लम डिस्कस किया, और पार्ट 7 के वीडियो में भी 2 एपिसोड, ये दूसरा एपिसोड था, जैसे 2020 का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो उसको एंजॉय कीजिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।